अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब, क्या हाल वाले हैं हमारे सबके सब व्यूअर्स के। और एक दिन वीडियो आप ना करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे लगता है, हमारी क्रिकेट में ऐसे लगता है कि जैसे कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ तब्दील हो गया है, टोपल हो गया है जनाब, बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं। और इस एक दिन के वक्फे के बाद मुझे भी ऐसा ही वो लग रहा है। सबसे पहले तो जनाब के ज़का अशरफ साहब का एक वो जो मच अवेटेड टेन्योर था वो ख़त्म हो गया, इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया। लेकिन इस्तीफ़ा भी क्या दिया कि जो अपना टेन्योर उनका ख़त्म होना था उससे मेरे ख्याल से हफ्ता या 10 दिन पहले उनका रिज़ाइन आया है। और ये जो रिज़ाइन था ये पहले से हमें फील हो रहा था कि आ जाएगा, क्योंकि वो जिस तरह से उनको मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग करने से रोक दिया गया था, फिर बड़े बड़े फैसले लेने से रोक दिया गया और ये कहा गया कि भाई आप डे टू डे अफेयर के लिए हैं कि आप किस जानिब जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी अपनी जानिब से पूरा जोर लगाया। लेकिन वही बात है कि जिस वजह से आप आए थे उसी वजह से आप चले गए, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आए थे और दूसरे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से चले गए। सो जी, ज़का अशरफ साहब का टाटा बाय बाय हो चुका है। अब देखते हैं नया कौन आएगा इस सर्कस बोर्ड को ज्वाइन करने के लिए। वैसे तो कहने को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन हरकतों की वजह से और फैसलों की वजह से ये सर्कस बोर्ड ही बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। और मज़े की बात ये है कि जब मुझे ये पता चला कि ज़का अशरफ साहब हैं जो जाते जाते अपनी अचीवमेंट्स भी बता के गए हैं कि मैंने एशिया का पाकिस्तान ने पता नहीं कितने सालों बाद करा दिया, और ऑस्ट्रेलिया से वो जो किसी T10 लीग की उनकी बातचीत चल रही है वर्बल के, जिसमें रिटर्न कुछ भी नहीं है, उसको भी अचीवमेंट कहा है अपनी। और जी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो खिलाड़ियों को दे दिए, तो अचीवमेंट भी वो बता के गए हैं। हिम्मत है वैसे उनकी दाद देनी पड़ेगी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद वो हिम्मत भी कि इस हिम्मत के साथ वो अपनी अचीवमेंट बता के गए हैं। और उन्होंने अपना नाम भी ले लिया है फ्यूचर में। अब ये जो इलेक्शन होंगे चेयरमैन बनने के लिए उसमें से उन्होंने पुल आउट कर लिया है। सो ज़का अशरफ का जो चैप्टर है फिलहाल अभी तक के लिए तो क्लोज हो चुका है, लेकिन इन्हें होने को जनाब कुछ भी हो सकता है। अब अगर इलेक्शन होते हैं, अगर का वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं कुछ भी हो सकता है। सो अगर इलेक्शन होते हैं तो देखते हैं कि कौन सी फिर पॉलिटिकल पार्टी आएगी और फिर कौन सा नया पॉलिटिकल चेयरमैन आएगा। और जी ज़का अशरफ साहब तो साइड पे हो गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो है उसने पूरी कोशिश के बावजूद ये जो सीरीज़ है वो वाइट वॉश नहीं कर सका पाकिस्तान, और एक मैच जीत लिया आखिर का और 4-1 जनाब ये सीरीज़ का रिजल्ट रहा। अब आप कह रहे होंगे ये कोशिश किसकी थी कि पाकिस्तान जो है ये 5वां मैच भी हार जाए। सो न्यूजीलैंड को तो ऑफ कोर्स बुरा लगा होगा और उनकी कोशिश भी होगी कि भाई बेशक हमने कुछ नए खिलाड़ी भी खिलाए हैं, मतलब नॉट द नए, लेकिन हमने देखा कि इस सीरीज़ के अंदर जो अभी तक नहीं खेले थे 5वें मैच में उनको मौका भी दिया गया, कुछ तब्दीलियां की गई। उसके बावजूद न्यूजीलैंड की कोशिश होगी कि भाई हम जीत जाएं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम नहीं जीत सकी और पाकिस्तान की टीम एक बड़े मार्जिन से 42 रन से आई गेस ये जो 5वां और आखिरी सीरीज़ का मैच था ये जीत गई। सो न्यूजीलैंड जो था उसकी तो ऑफ कोर्स कोशिश थी, लेकिन कुछ और लोग भी हैं कि जिनकी कोशिश थी भाई कि ये जो पाकिस्तान 5वां मैच भी है ना ये हार जाए और वाइट वॉश हो जाए और फिर हम ज़रा मज़ीद अकड़ के सामने आए। तो कौन से वो लोग हैं आपको आगे चलकर बताएंगे। वीडियो ज़रूर देखनी है आपने, क्योंकि बड़ी मज़े की बातें हम आपसे आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और जी रिजवान दादा जो हैं वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना उसने बहुत से जो चट्टे हैं उन्हें खोल के रख दिया है। तो वो जो दादागिरी उन्होंने दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर बात करेंगे और उसका रिजल्ट किस तरह से टीम पे आ रहा है और किस तरह से बहुत से सवालों के जवाब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल गए हैं, इस पे बात करेंगे। और तीसरी बात जनाब द टॉक ऑफ द टाउन जो कि इस वक्त है ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, उस पर बात करेंगे। सीरीज से पहले ही दोनों जानिब से हमले होना शुरू हो गए हैं, वर्बल अटैक्स हो रहे हैं कि जिसमें पहल जो की है वो इंग्लैंड ने की है और क्या उन्होंने कहा है, किसने क्या कहा है, इंडिया की जानिब से क्या जवाब आया है, इस सब पर आपसे बात करेंगे वीडियो में आगे चलकर। आपने बस एक काम करना है कि आपने रहना है हमारे साथ साथ। सो जनाब बात यहाँ पर शुरू कर लेते हैं तब्दीलियों से। तब्दीली आई, ज़का अशरफ साहब का रेजिग्नेशन सामने आ चुका है और जब वो रहे उनके टेन्योर में काफ़ी मच अवेटेड दीगर तब्दीलियाँ भी आई, जैसे कि लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और
कह रहे थे कि भाई जो बाबर हैं वो एज ए कैप्टन डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी नए कैप्टन को आना चाहिए है। सो हमने देखा कि वाइट बॉल के अंदर और रेड बॉल के अंदर 2 नए कैप्टन्स आए, और इसके अलावा हमने देखा कि कुछ एक्सपेरिमेंट उनकी जानिब से हुए। सो जो दीगर एक्सपेरिमेंट हुए उनकी कहानी तो अलग है। वैसे यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ज़करा अशरफ साहब ने ये जो 40-50 हायरिंग्स की थी, अब जब वो चले गए हैं तो उनका क्या बनेगा। और उसमें से एक जो हायरिंग है वो हफीज़ की भी है, तो हफीज़ का क्या फ्यूचर होने वाला है गॉड नोस, ये हमें नहीं पता है। और इसके अलावा जो दीगर हायरिंग हुई हैं उनका क्या फ्यूचर होगा ये हमारे सामने वक्त के चलते आ जाएगा। लेकिन वो जो एक फैसला करके गए कि जिसमें उन्होंने शाहीन को बना दिया कैप्टन व्हाइट बॉल का। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई रिजवान को बनना चाहिए है, लेकिन जो एक लीक वीडियो सामने आई थी उस पर जो एक रीज़न ज़का अशरफ साहब ने दिया वो ये दिया कि जो रिजवान है उनका साया कॉरपोरेशन के जो ओनर है उनके साथ बिजनेस है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, सो इस वजह से उनको नहीं बनाया गया। और जब शाहीन को कैप्टन बना दिया गया, कि जिसके बारे में मैंने कहा था कि भाई शाहीन को भी कैप्टन नहीं होना चाहिए था क्योंकि वर्कलोड का इशू हो सकता है और वो हमारे सामने आ भी रहा है। सो बहरहाल जनाब शाहीन को कैप्टन बना दिया गया। लेकिन जब से ये जो सीरीज शुरू हुई है वो जो यारी दोस्ती की बातें होती थी टीम के अंदर, वो ऐसे लगता है कि यारी दोस्ती जो है वो बिल्कुल टूट गई है, और बल्कि झगड़ों की खबरें आने वो लगी टीम से, कॉन्फ्लिक्ट्स की खबरें आई कि खिलाड़ी खुश नहीं है। अब ये समझ नहीं आ रहा था, ये कोई बताने को तैयार नहीं था भाई कौन खुश नहीं है, कौन सी खबरें मतलब ये कौन से ऐसे लोग हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं टीम के अंदर और क्या चल रहा है। लोग ज़्यादातर बाबर को समझ रहे थे कि जनाब ऐसे वो लगता है कि बाबर खुश नहीं है, और बाज़ लोगों ने कहा भी कि भाई जो बाबर है वो इस तरह के हालात पैदा कर सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये कामयाब ना हो, या शाहीन की कैप्टनसी कामयाब ना हो, या शान मसूद की कैप्टनसी कामयाब ना हो। इस हवाले से पास्ट में भी बातें हुई, लेकिन जनाब सामने हमारे क्या निकल के आया, सामने हमारे निकल के आई मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब अगर आप मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने नहीं देखी तो पहले तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप जाएं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर जो दादागिरी उन्होंने दिखाई है भाई उसको सलाम है, और क्रिकेट बोर्ड को सलाम है कि उनको हमारे यहाँ किसी को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। एक बात शादाब ने की थी जब नई टीम अफगानिस्तान के खिलाफ उतरी थी कि भाई जब बाबर रिजवान को नहीं खिलाएंगे बड़े बड़े खिलाड़ियों को तो यही नतीजे आएंगे। तो वही जो बात है उसी किस्म से मिलती जुलती बात, उसी किस्म से मिलती जुलती प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा खुल के की है मोहम्मद रिजवान ने। सो जी मोहम्मद रिजवान ने जो कुछ बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही वो बहुत से सवालों के जवाब हैं। बहुत से हम जो एम्बिग्यूटीज थी उसको उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब उन्होंने क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ जो जुमले उन्होंने कहे कि जिनको मैं यहाँ पे बिल्कुल वो जिस तरह से उन्होंने कहे मैं उसी तरह से बयान करना चाहूँगी, क्योंकि तभी समझ भी आएगा और तभी मज़ा भी आएगा और तभी पता भी चलेगा कि ये जो मोहम्मद रिजवान है कि जिनको बड़ा अच्छा बच्चा समझा जाता है, बड़ा सीधा बच्चा समझा जाता है, क्या क्लेवर कार्ड प्ले किया है उन्होंने और क्या गेम चलते आ रहे हैं वो। सो जी उन्होंने सबसे पहले तो जो मोहम्मद रिजवान है जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो रोटेशन पॉलिसी में हम हैं और मैनेजमेंट देख रही है कि जिसमें कहीं ना कहीं, अब वो कहते हैं कि ये जो रोटेशनल पॉलिसी में हम हैं हम मैनेजमेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन देख रही है कि जिसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं, कभी बैटिंग पर, कभी बॉलिंग पर, कभी मिडिल ऑर्डर पर। और वो कहते हैं और ये सवाल आने ही आने हैं क्योंकि नए कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश की जा रही है। और मज़ीद वो ये कहते हैं जनाब इसके अलावा यानी वो उनका कहने का मकसद है कि भाई ये तो होना ही था, यानी अगर आप मैच हार रहे हैं तो आपने जो नए कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं इस वजह से ये तो होना ही था, ये तो सवाल आने ही आने थे कि जो आपकी बैटिंग फेल हो रही है, बॉलिंग फेल हो रही है, मिडल ऑर्डर फेल हो रहा है। कैप्टनसी का नाम उन्होंने नहीं लिया, वो दिल में उनका कैप्टनसी की उन्होंने कहा ही होगा क्योंकि आगे चल के उन्होंने बाज़ दीगर बातें भी बड़ी खुल के कही हैं। मज़ीद वो कहते हैं कि जनाब जो हमारी कौम है वो देख रही है कि किस तरह से जो कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे से चल रहा था उसे तोड़ दिया गया है। और मज़ीद इसी बात को वो कंटिन्यू करते हैं कि हमारी प्यारी कौम को अब देख लें उन्हें कैसे यहाँ पे वो लगता है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो चेंज हुआ है हमारी प्यारी कौम इसे कैसे देखती है।
और मज़ीद कहते हैं जनाब ये जो नुकसान हुआ है ये नुकसान तो अब इस तरह के सामने आएंगे, यानी एक लिहाज से आप किसी को थ्रेट नहीं करते हैं कि भाई ये तो होना ही था, मैंने तो पहले ही कहा था और देख लो वो हो गया। मतलब वो एक पहले सोचे नहीं, आपने किसी को कहा होता है कि तुम गलत करने जा रहे हो, अगर ऐसा करोगे तो गलत रिजल्ट आएंगे। तो अब वो उस चीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि भाई ये नुकसान तो होने ही थे और ये नुकसान हो रहे हैं। मजीद कहते हैं जी हम दोनों की जो पोजीशन चेंज की गई है इसमें बाबर का दिल बहुत बड़ा है, यानी कि बाबर का दिल बड़ा है, वो मान गए अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए, मोहम्मद रिजवान नहीं हटे। मोहम्मद रिजवान की हम यहाँ पे बात करें तो ओडीआई के अंदर भी भाई इन्होंने मना कर दिया कि भाई अपनी जो पोजीशन है इनको अच्छा नहीं वो लग रहा था कि मैं 5वें नंबर पे, मुझे मैनेजमेंट ने कहा है खेलने को लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं खेल रहा हूँ, तो जनाब इनका नंबर चेंज कर दिया गया। इसी तरह से हमने देखा जब पास्ट में मुसलसल फेलियर के बाद इनसे क्वेश्चन हुए तो इन्होंने किस तरह से कुदरत के निज़ाम को बीच में ले आए थे, उल्टा रिपोर्टर्स से उनकी नीयत के ऊपर क्वेश्चन किए थे कि जो जिसकी जैसी नीयत होगी उसको वैसा ही मिलेगा, इस किस्म की बातें। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये जो लोग किसी भी मज़हब के हों, चाहे मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं आप, ये जो लोग कुछ ज़्यादा मजहबी होते हैं या जो अपने आप को अल्लाह ताला के बड़ा करीब समझते हैं, वो ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार क्यों होते हैं। जबकि अगर आप खुदा के करीब हैं तो इसमें तो आपको के अंदर मजीद आजिज़ी आनी चाहिए। उल्टा आप जो दूसरे हैं वो आपको छोटे लगना शुरू हो जाते हैं और आप इतने बड़े खुद को कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। सो मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये जो सुपीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स है ये कूट कूट के भरा हुआ है कि जैसे वो उन्होंने जो 90 बनाए थे या जितने भी 80-90 रन बनाए थे चौथे T20 मैच में और नॉट आउट रहे थे 142 के स्ट्राइक रेट के साथ, तो कितना बड़ा एहसान कर दिया। वो इस तरह की बातें ऐसे कर रहे थे कि जैसे पता नहीं उनकी ये जो जोड़ी थी बाबर रिजवान की वो तो कितने मैच जितवा रही थी। T20 वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड ने नहीं जीता, वो पाकिस्तान ने वो जीता था और बाबर रिजवान की जोड़ी की वजह से वो जीता था। जबकि मैं यहाँ पे आपको ये याद दहानी करवाती चलूँगी, जो अभी रोना गाना मचा हुआ है कि जी अब ये जो रिजवान ने खुल के कहा कि जोड़ी तोड़ दी, कॉम्बिनेशन तोड़ दिया, नए कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, और मोहम्मद हफीज़ और वहाब को भाई भाई कह के क्या उन्होंने भिगो के मारी है भाई कि जी हमारी मैनेजमेंट ट्राई कर रही है, हफीज़ भाई ट्राई कर रहे हैं और वो नए कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाह रहे हैं। मज़ीद उन्होंने कहा जो कि कुछ इसके अंदर जो लास्ट बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, कहते हैं वो यहाँ पे कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो चेंज करने की कोशिश कर रही है और मुझे हार नहीं पसंद है, लेकिन जो हो रहा है उसके बाद यही रिजल्ट आना था। वही बात फिर घुमा फिरा के वही बात की उन्होंने। मज़ीद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो कहते हैं ऊपर नीचे टीम के दिल जुड़े हुए नहीं हैं, यानी वो जो खबरें आ रही थी कि खिलाड़ी आपस में एक नहीं है, तो वो कहते हैं ऊपर नीचे टीम के दिल जुड़े हुए नहीं हैं और जब ऐसा होगा तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। यानी ये जो आपको टीम से खबरें आ रही थी कि खिलाड़ी खुश नहीं है, तो अब हमें इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जवाब मिल गया कौन से खिलाड़ी खुश नहीं है। रिजवान खुश नहीं है, बाबर खुश नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसे वो लगता है बाबर से ज़्यादा रिजवान खुश नहीं है, क्योंकि जब बाबर कैप्टनसी किया करते थे तो इनडायरेक्टली वो रिजवान ही कैप्टनसी किया करते थे। इन द फील्ड रिजवान ही सब कुछ हैंडल कर रहे होते थे, तो रिजवान तो बाबर तो कभी कभी ऐसा वो लगता था कि पपेट है। सो वो जो ओपनिंग जोड़ी की हम बात करते थे तो अभी भी देख लें बाबर तो 1 डाउन आ गए, लेकिन रिजवान ने ओपन ही करना है भाई, वो ओपन ही कर रहे हैं। और आप उनकी पावर का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि आज जब शाहीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज 5वें मैच के बाद, तो उन्होंने भी कहा कि भाई टीम में हम सब की सुनते हैं, जो मैं कहता हूँ मेरी भी सुनते हैं और जो रिजवान कहते हैं उनकी भी सुनते हैं, इस किस्म की उन्होंने बात की। बाकी खिलाड़ियों का नाम नहीं लिया उन्होंने, बाबर का नाम नहीं लिया यहाँ पे उन्होंने फ़ख्र का नाम नहीं लिया, किसी और का नाम नहीं लिया, इफ्तिखार का नाम नहीं लिया, रिजवान का क्यों नाम लिया? क्योंकि रिजवान इज़ द रीज़न, रिजवान इज़ ट्राइंग टू बी अ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये कुछ नहीं, आप तनाज़े का बायस बन रहे होते हैं, मसले का बायस बन रहे होते हैं, वो बन रहे हैं। और ये जो इतना कामयाब कॉम्बिनेशन, इस कामयाब कॉम्बिनेशन ने किया हुआ क्या है भाई? ये जो कामयाब कॉम्बिनेशन है, जो लास्ट T20 सीरीज हम जीते थे, वो हम जीते थे जनाब ये जो T20 वर्ल्ड कप से पहले जो एक ट्राई सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की, वो हम जीते थे। उससे पहले अगर बायलैटरल की बात करें तो वेस्ट इंडीज से जीते थे।
इसी कॉम्बिनेशन ने हमारे घर में जब न्यूजीलैंड की टीम बी टीम आई थी, क्योंकि उनके मेन खिलाड़ी आईपीएल में मसरूफ थे, वो जो सीरीज है वो बराबर हो गई थी। इंग्लैंड की टीम अपनी बी टीम के साथ आती है, उनके कैप्टन आते हैं, वो खेलते नहीं हैं और जनाब वो टीम हमें हरा के चली जाती है T20 सीरीज हमारे घर के अंदर। ये हमारा कामयाब कॉम्बिनेशन है जो कि इतनी बड़ी बातें कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो हमारी टीम मैनेजमेंट है उनको आगे अब मसला ये है कि मैनेजमेंट के नाम पे भी तो आपके पास ऐसे ही लोग हैं ना कि जिनको खुद ही नहीं पता वो कितने टाइम के लिए हैं। तो उनको यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने की जरूरत है। एक रूल बनाएं भाई कि आप किस तरह से ऐसे आके बातें कर रहे हैं। और बॉलिंग को आप बॉलिंग जी फास्ट बॉलिंग फेल कर रही है, बॉलिंग फेल कर रही है। बैटिंग ने क्या कर दिया भाई? बैटिंग की बात करें आप, बॉलिंग की तो हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग के अंदर आप क्या कर रहे हैं? पावर प्ले आप खेल रहे हैं। अब अगर हम खासतौर पे आज के मैच की बात करें, अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उससे जोड़ते हैं कि कौन चाह रहा था कि वाइट वॉश हो जाए पाकिस्तान की टीम। आखिरी T20 इंटरनेशनल की बात करें, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि पाकिस्तान बड़े मार्जिन से जीता, 42 रन से जीता। और इसका क्रेडिट जाता है हमारी बॉलिंग को, खास करके इफ्तिखार अहमद को, कि जिनके बारे में हमने लास्ट प्रोग्राम से बात भी की थी कि शाहीन वही बाबर वाली मिस्टेक दोहरा रहे हैं कि वो जिस तरह से इफ्तिखार को नहीं खिलाते थे, कोई छोटी बॉलिंग ऑप्शन की जानिब नहीं जाते थे, कुछ नया नहीं करते थे, वो भी वही कर रहे हैं। और इफ्तिखार जो कि बैटिंग में फेल हो रहे थे, लेकिन अब जब उन्हें बॉलिंग करवाई गई सो उन्होंने आपको मैच बना के दे दिया, मैच जितवा के दे दिया। यहाँ पे हम बैटिंग की बात करें, पाकिस्तान ने आज फिर पहले बैटिंग की और उसके अंदर आपकी बैटिंग फेल हो गई। हसीबुल्ला जो कि आज उनको मैच खिलाया गया, डेब्यू था, लेकिन वो डेब्यू करवा के उनको बच्चे बेचारे को मजीद प्रेशराइज करने वाली बात है, वो डक पे आउट हो गए। और आप ये देखें कि रिजवान और बाबर फिर से खेले आज, हालांकि होना तो ये चाहिए था, पांचवा मैच था ये, आपने जीत के भी क्या कर लिया। इस मैच के अंदर भैया आप सारा यंग टैलेंट अपना खिला देते, यहाँ पे आप फखर से ओपन करवाते, साइम से ओपन करवाते, हसीबुल्ला डोमेस्टिक के अंदर मिडिल ऑर्डर के अंदर भी वो खेल लेते हैं। और जबकि जो ओपनर है साहबजादा फरहान, उसे आप 7वें नंबर पे भेज रहे हैं। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, जबकि कहा यह गया था कि हम चाहते हैं जो डोमेस्टिक के वो लड़के उनके साथ नाइंसाफी ना हो, ये वहाब रियाज और हफीज दोनों ने कहा था नाइंसाफी ना हो, जिस नंबर पर डोमेस्टिक में खेलते हैं उसी नंबर पे इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलें। तो वही साहबजादा फरहान क्या अलग नाम है कोई? वो तो डोमेस्टिक के अंदर ओपन करते हैं T20 के अंदर, और उनको आपने 7वें नंबर पे खिला दिया। लेकिन वो बंदे ने भाई फिर भी मुश्किल हालात में वो 14 रन बनाए हैं तकरीबन 135 के स्ट्राइक रेट के साथ। और जो आपके कामयाब जोड़ीदार हैं उनकी कहानी यहाँ पे बयान करते हैं, उनकी कहानी स्कोर कार्ड से ही पता चल रही है, और अगर आपने मैच देखा है तो और ज्यादा पता चलेगी। बाबर ऐसे खेल रहे थे, 2 कैचेस उनके ड्रॉप हुए, 2 उनको चांसेस मिले, उसके बावजूद 50 के स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ पे बाबर सिर्फ और सिर्फ 13 रन बना के गए हैं। और मतलब ही वॉज जस्ट लाइक क्लूलेस, कि जैसे वो खेलना चाह ही नहीं रहे हैं। और रिजवान की बात करें तो जो 38 रन उन्होंने बनाए हैं वो 100 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है? यानी कि आप देखें कि जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो है जनाब आज का फ़खर जमान, के जिसने अगेन प्रूव किया, 250 के स्ट्राइक रेट से वो खेला और 33 रन बनाए। रिजवान के 38 रन ज़्यादा अच्छे हैं या फ़खर जमान के 33 रन ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे? उसके बाद साहबजादा फरहान ने कंट्रीब्यूट किया, और फिर हमने देखा कि जो अब्बास आफरीदी हैं जो कि बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला यहाँ पे 250 के स्ट्राइक रेट के साथ। उन्होंने जनाब 6 बॉलों पे 15 रन बनाए हैं। उनकी इनिंग के अंदर हमने देखा उन्होंने जो है वो बाउंड्रीज भी आके लगाई, 2 छक्के लगाए यहाँ पे आके। इस तरह से जो पाकिस्तान है वो 134 करने में कामयाब, वो 8 खिलाड़ी आउट हुए। और जनाब फिर आपकी बॉलिंग अच्छी हुई और इफ्तिखार ने बेसिकली अच्छी बॉलिंग की, रऊफ को नहीं खिलाया गया, हारिस रऊफ को, वरना आज फिर वो जिस फॉर्म में है, अपनी आला फॉर्म के अंदर है, वो जो उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए, उन्होंने वर्कलोड को मैनेज करने के लिए टेस्ट नहीं खेला था, तो T20 में तो उन्होंने झंडे गाड़ दिए, कामयाब कमाल कर दिया है। तो उनको जनाब आज रेस्ट करवाया गया, वरना वो आके फिर ये जो मैच है ये न्यूजीलैंड से मेरे ख्याल से ना 20 ओवर पहले ही ये टारगेट चेज करवा लेते। एक तो कंडीशंस भी पाकिस्तान के हक में थी, विकेट के अंदर टर्न था, इस वजह से हमने देखा कि जो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने कम बैक किया, खासतौर पर इफ्तिखार ने जब उनको चांस दिया गया
और जो न्यूजीलैंड है उनके खिलाड़ियों को आउट किया। डेरल मिचेल ने आज नहीं खेला क्योंकि वो इनसिक्योर नहीं है ना, उनको किसी को प्रूव नहीं करना कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, बड़ी नाइंसाफियां हो रही हैं और कॉम्बिनेशन ट्राई किए जा रहे हैं। और रिजवान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि दुनिया की दूसरी टीम्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन ट्राई करती हैं और फिर वो हार जाती हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि ये जो हम कहते हैं ना कि भाई ये जो दुनिया भर में कॉम्बिनेशन ट्राई होते रहते हैं तो आप क्यों नहीं करते, कहते भाई जो फिर दुनिया भर में ट्राई करते हैं वो हार जाते हैं फिर। तो अब बाबर रिजवान को खिला के तो हम अभी भी हार गए, और जब ये नहीं खेल रहे थे तो तब क्या हो रहा था। तो आज के मैच से ऐसा वो लग रहा था जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था कि रिजवान और बाबर का कोई इरादा नहीं है कि वो कुछ आज डिलीवर करके जाएं। और जो आज की परफॉर्मेंस है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे आप लिंकअप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन पाकिस्तान के अंदर हमारी टीम में चाह रहा था कि वाइट वॉश हो जाए। मुझे मोहसिन हसन खान साहब का वो याद आ गया, मैंने उनके साथ आई एम वेरी ऑनर्ड कि मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर की है, और वो उन्होंने ये बताया था प्रोग्राम के दौरान कि किस तरह से जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जब वो हेड कोच थे तो जी सारे मिल गए थे और इंग्लैंड को पाकिस्तान ने पहली दफ़ा हरा दिया था, वाइट वॉश किया था, श्रीलंका को हराया था, इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हराई थी, उसके बाद जनाब आप ओडीआई हार गए थे। तो किस तरह से जो खिलाड़ी हैं वो आपस में सिर्फ एक चेंज के लिए एक हो गए थे। अब वो कौन खिलाड़ी हैं, क्या खिलाड़ी हैं, ये तो एक अलग बात है। सो ये पाकिस्तान के अंदर बड़ा पुराना वतीरा रहा है कि जब आप कुछ मर्जी का आपकी नहीं हो रहा होता तो आप आपस में मिल जाएं और फिर आप इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर खुद को रख के सोचना शुरू कर दें। तो मस्जिद में बैठ के बयानात देना तो रिजवान साहब और लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना बताना बहुत आसान है, लेकिन जब आप पे इम्तिहान तब आता है जब आप पे प्रैक्टिस आती है। और प्रैक्टिस ये है कि जो आपका कौल व फ़ैल है उसमें तजाद ना हो, जो आप कहें वो आप करें भी। ऐसा नहीं है कि आप जो हैं वो एक तरफ जो है वो जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ नाइंसाफियाँ कर रहे हैं, एक तरफ आप इनसिक्योरिटी का शिकार हैं, एक तरफ आप जो हैं आपको डॉन बनने का शौक़ है, सो दूसरी जानिब आप अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं बैठ के। सो ये जो दो चेहरे होते हैं ना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये लॉन्ग टर्म में अगर हमारी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग ना हुई, शाहीन को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैप्टन बन के सामने आना पड़ेगा, तो ये जाके लॉन्ग रन में पाकिस्तान को चीज़ें बड़ा नुकसान पहुँचाने वाली हैं। सो जी ये कुछ पाकिस्तान की कहानी है, पाकिस्तानी टीम की कहानी है। अब आते हैं जनाब, जैसे कि मैंने पहले कहा था, टॉक ऑफ द टाउन, इंग्लैंड वर्सेस नॉट द न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच है उसके जानिब के, जिसमें दोनों जानिब से जो अल्फाज के वार हैं वो जारी हैं। इनिशिएट किया इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड में जो मेरे ख्याल से टॉमी पनेसर करके जो स्पिनर थे बड़े अच्छे, उन्होंने कहा कि भाई जो इंडिया है उसको हराने के लिए ज़रूरी है कि जो इंग्लैंड की टीम है उसको स्लेजिंग करनी चाहिए है और उनको चोकर कहना चाहिए कि वो फाइनल में आकर चोक कर जाते हैं। इसी तरह से जो ओली रॉबिन्सन है उनका कहना है कि भाई विराट कोहली पे अटैक करें और आपको जो विराट कोहली की ईगो है उसके साथ प्ले करना चाहिए। लेकिन इस सब के अंदर जो कि सुनील गावस्कर हैं वो भी पीछे नहीं रहे, वो आगे आए और उन्होंने जवाब दिया, जो कि हमेशा वो आके करते भी हैं अपनी टीम के लिए, वो बोलते हैं। सो उन्होंने कहा ये जो बेसबॉल और ये जो स्पिनिंग ट्रैक्स की आपस में डिबेट चल रही है कि बेसबॉल जो है वो जीतेगी या स्पिनिंग ट्रैक जीतेंगे, या स्पिनिंग जो बॉलिंग है आप ये कह लें इंडिया की जीतेगी, बेसबॉल वर्सेस स्पिनिंग का जो मुकाबला होने वाला है इसके अंदर हमारे पास बेसबॉल के लिए अप्रोच है विराट कोहली जनाब। वो इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर आपके पास बेसबॉल है तो हमारे पास विराट बैस मौजूद है, क्योंकि जो विराट हैं उनका जो इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया में रिकॉर्ड है वो बड़ा अच्छा, और वैसे भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है। जब IPL खेली बड़ी अच्छी खेली, फिर उसके बाद हमने देखा कि ODI वर्ल्ड कप में क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही उनकी, और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में टेस्ट में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। सो उन्होंने कहा जो विराट हैं वो हमारे पास एक वेपन है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसके अंदर। सो जी देखते हैं कि ये जो बेसबॉल और ये जो स्पिनिंग ट्रैक्स की जंग चल रही है इसमें कौन जीतेगा। और कहने को तो इंग्लैंड की बेसबॉल बड़ी कामयाब जा रही है, जब से उनके
पास जनाब एक वो जो चेंजिंग हुई है, तब्दीली हुई है, तब से हमने देखा है कि जब से इंग्लैंड ने बेसबॉल से खेलना शुरू किया है ब्रेंडन मैकलम की कोचिंग के अंडर, तो तब से 18 जो टेस्ट मैच खेले हैं उसमें से 4 हारे हैं, सिर्फ 1 ड्रॉ हुआ है, 13 वो जीते हैं। लेकिन इसी बेसबॉल को बड़ी ज़बरदस्त टक्कर दी थी एशेज में ऑस्ट्रेलिया ने, जब 2-2 से बराबर हो गई एशेज। बेसबॉल का जवाब ऑस्ट्रेलिया ने दिया था बड़ी प्लानिंग के साथ खेल से। देखते हैं ये जो बेसबॉल है इंडिया में स्पिनिंग ट्रैक्स पर चल भी पाएगी या फेल हो जाएगी, क्योंकि यही टीम इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप में भी रीसेंट टाइम्स में फेल हो चुकी है बड़े ही बुरे तरीके से। किस तरह से ये चलते हैं आगे, ये जो 25 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है उसका क्या नतीजा आएगा। वैसे इरफान पठान ने तो वही बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी हैं कि जी वाइट वॉश के लिए इंग्लैंड तैयार हो जाए। इस तरह की बातें जब सीनियर खिलाड़ी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम अपनी टीम को प्रेशराइज कर रहे होते हैं। इरफान पठान तो बाज आने वाले नहीं है खैर, लेकिन हैरी ब्रूक जो हैं, हैरी ब्रूक की यहाँ पे खबर शामिल कर लेते हैं कि जो हैरी ब्रूक हैं वो ही पुल्ड ऑफ फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। उनको जनाब ईसीबी की जानिब से बयान आया कि उनको अर्जेंट बेसिस पर अपनी कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से, जो कि अभी तक नहीं बयान की गई हैं, वापस जाना पड़ रहा है। उनकी जगह पर जो है उनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दी गई है। अब देखते हैं जी कि ये जो हैरी ब्रूक हैं उनका ना होना, क्योंकि हैरी ब्रूक बेसबॉल अप्रोच को बड़े अच्छे से लेकर चल रहे हैं। ख़ास तौर पे डेब्यू में वो इतना अच्छा नहीं रहे थे, लेकिन जब वो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी तब से जो उन्होंने गेयर लगाए थे, पाकिस्तान की टीम आपको पता है कि फॉर्म देने के अंदर, कॉन्फिडेंस देने के अंदर तो माहिर है भाई। जो हैरी ब्रूक को यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिया था उसे कैरी कर रहे हैं बड़ी अच्छे तरीके से। वो टेस्ट टीम का इंटेग्रल पार्ट है, अब वो नहीं है। देखते हैं कि ये जो नए खिलाड़ी हैं ये किस तरह से टीम के अंदर अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। बहरहाल दोनों टीम्स को, इंग्लैंड को और इंडिया को बेस्ट ऑफ लक है, मे द बेस्ट टीम विन। लेकिन हम ये बस चाहेंगे कि ये जो मैच है 4-5 दिन के तो हों, बस ये 1-1.5 दिन के, 2 दिन के मैचेस टेस्ट से भाई मज़ा नहीं आता फिर। तो यकीनन ये टेस्ट सीरीज़ बड़ी दिलचस्प होने वाली है, बड़े मज़े की होने वाली है। तो आज के लिए जनाब इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह ने के